So, hello everyone, this is Sasank Sekhar Tripathi. Welcome to Subject Academy London. तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और लक्ष्मियों। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया हो। आज क्या होने वाला है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 भैया। पहले लेक्चर में आई होप सबको समझ में आया होगा जो हमने बातें की। ठीक है भैया, आपने क्या बातें ही की थी, बस वही रिएक्शन बताई थी, इक्वेशन बताई थी, वो तो हमें पता ही था। हाँ भाई मानता हूँ, बट मुझे बताना था, वो मैंने बताया, मेरा डिलीवर करना काम था, उस वीडियो में बताना ज़रूरी था, इस वजह से मैंने बताया। आज क्या होने वाला है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम आज का टॉपिक होने वाला है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब भैया इसके बाद तो चैप्टर करता मैं नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे चीज़ें पढ़ेंगे जो मतलब एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, बट अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी क्वेश्चन ट्रिकी पूछी जा सकती हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, जब हम इसकी बात कर लेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ पढ़ लेंगे, बैलेंस्ड पढ़ लेंगे, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपके एनसीईआरटी सिलेबस में। सारी एक्टिविटीज़ तो नहीं, बट कुछ एक्टिविटीज़ पे हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे सेपरेट वीडियो में। उस एक्टिविटीज़ से जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, वैसे एक्टिविटीज़ में कराने का मतलब ये है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल की तरह करवाना, बट वो मैं नहीं करा सकता हूँ, इस वजह से वो तो आपको ही पढ़ना चाहिए। बट मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, वो मैं सेपरेट वीडियो में ज़रूर ला दूँगा। बट यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें जान लेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ, फिर उसके बाद हमारे पास बचता है कोरोजन एंड सल्यूबल, कुछ सारी चीज़ें, मतलब कि फैट सल्यूबल एसिड्स, ये सारी चीज़ें और कुछ टर्म्स हैं जो हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछी जा सकती हैं, तो वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जान लेंगे सारा कुछ। और ये मत सोचना क्वेश्चंस का, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊँ, थ्योरी क्वेश्चन लिखाऊँ, फिर वही थ्योरी पढ़ाऊँ, तो सेम बात है, या तो मैं थ्योरी पढ़ा लूँ या तो क्वेश्चन आंसर बता दूँ। हाँ, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब भैया एक्टिविटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम को बर्न करें या फिर, है ना, तो उस तरह के क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। तो दैट्स वाई वो मैं एक सेपरेट वीडियो में कराऊंगा। बाकी आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 है, तो यहाँ पे बैलेंस्ड बात करेंगे और क्या टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है भैया, हम लोग तो पास आ गए मतलब कि हाँ, मतलब पास आ गए। ठीक है, बैलेंसिंग आज हम लोग जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल था भैया, आपने एक एग्जाम्पल लिया था, टॉपिक डाल देता हूँ। ठीक है, बैलेंसिंग हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानते हैं। ठीक है, कि इक्वल मासेज हों तो उसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बोल दें, एक डिफिनीशन हमारे पास निकल के आती है भैया कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस तभी बोल सकते हैं जब रिएक्टेंट साइड के एटॉमिक नंबर और प्रोडक्ट साइड के एटॉमिक नंबर हमारे पास इक्वल होने चाहिए। सॉरी, एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, हाँ एटॉमिक नंबर ही बोल सकते हो आप। जैसे कि हम बोल दें A प्लस बी मिल के बना ए बी, तो सबको पता है कि ये हमारे पास होता है रिएक्टेंट, है ना, ये हमारे पास होता है रिएक्टेंट और ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट। हाँ भैया, ये हमारे पास होता है रिएक्टेंट, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है। अब भैया हम यहाँ पे एक डिफिनेशन हमें याद आ रही है, मैं खुद से ये सोच पा रहा हूँ कि जब हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस तभी बोल सकते हैं जब इसके दोनों के एटॉमिक नंबर या फिर जो भी एलिमेंट्स एटम्स को हमने लिया है वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एटॉमिक नंबर इक्वल होने चाहिए, उसे ही हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हाँ भैया, जैसे भैया हमारे दिमाग, अब आप लोग सोच पा रहे होंगे कि हमारे दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है कि अगर हम ए और बी के टर्म में कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे ए प्लस बी, बैलेंसिंग का मेथड जानेंगे। मैंने पहले बताया था लाखों मेथड है, मार्केट में कई सारे मेथड चलते हैं, बहुत लोग अपने अपने मेथड बताते हैं, बट मैं सिंपल मेथड बताऊंगा जो कि मैं खुद यूज़ करते चले आता हूँ अभी तक। बस मैंने रेडॉक्स रिएक्शन जो 11th में है वहाँ पर आयंस की बैलेंसिंग भी साथ साथ करनी होती, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे आता है, कुछ और नया
तरीका, बट यहाँ पे एक सिंपल सा वे, कई सारे नहीं कि यहाँ मैथ से सॉल्व कर लो, उससे सॉल्व कर लो, ये सब नहीं करना है भाई, इतना नहीं होता है कठिन। a प्लस बी, जैसे मान लिया कि भैया यहाँ पे b2 था, a प्लस b2, जैसे O2 होता है वैसे मैंने मान लिया b2 होता है, और मिल के बना हमारे पास ab, ठीक है भैया, मान लिया ab बना। भैया हमने ये देखा कि a में b2 को मिलाया ab बना, बट अब आपने बताया कि भैया मैंने ये इक्वेशन सोची अपने दिमाग में, और ये सोचने के बाद हमें दिख रहा है साफो साफ कि यहाँ पर b तो हमारे पास 2 हैं, यहाँ पर एक ही है, तो क्या ये इक्वेशन सही है? क्योंकि भैया हमने शुरू में पढ़ा है कि हम तब तक इक्वेशन को सही नहीं बोल सकते जब वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन की बैलेंसिंग हमने नहीं की है तो वहां पर इक्वेशन को गलत बोल दिया जाता है, मार्क्स काट लिए जाते हैं, एग्जामिनर या फिर कोई टीचर उस चीज को कट कर देता है, सीधा बोलता है कि तुमने इक्वेशन तो लिखी बट इक्वेशन को बैलेंस नहीं की है, तो फॉर दैट रीजन तुम्हारा ये इक्वेशन गलत है। तो भैया हमें तो दिख रहा है कि ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि हमने तो बैलेंसिंग सोची नहीं, हमें सिर्फ रिएक्शन दिमाग में याद आई, तो मैंने आपसे बता दिया कि ये एक इक्वेशन है भैया। लेकिन अब आप सोच पा रहे होगे कि भैया यहां से ही हमें कुछ समझ आ रहा है कि बैलेंस मतलब कि अगर मैंने बी का 2 टर्म लिया है तो प्रोडक्ट साइड भी बी का 2 टर्म होना चाहिए, 2, अगर बी हमारे पास 2 है रिएक्टेंट साइड तो प्रोडक्ट साइड भी 2b होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट तरफ एक a है, अब देखो मान लिया तुम्हें आना, तो मतलब तुम्हें आया, तुमने एग्जाम्पल बता दिया मुझे भैया ऐसा है, फिर तुमने थोड़ा दिमाग लगाया खुद से कि भैया हम इक्वेशन को कब बैलेंस कर सकते हैं ना, हमें यहाँ पे सिर्फ हमें मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है, डिवाइड भी कर सकते हैं, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। हम ये एडिशन का मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अगर हम 2 मतलब कि आप चारों चीज कर सकते हो, बट वो इक्वेशन में क्या मांग रहा है वो देख के करना पड़ेगा। डिवाइड भी करके आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी करके इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। अगर 2 ऑक्सीजन दिए हैं लाइक दैट, एंड मैं एग्जांपल बताऊं, अगर 2 ऑक्सीजन दिए तो वहां पर आप देख सकते हो कि 2 4 हो गए, तो मतलब वहां पे ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट का कोई सवाल नहीं बनता, बट आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। इक्वेशन की जैसे डिमांड कर रहे हैं आप वैसा कर सकते हो। लाइक दैट हमारे पास कंबशन रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, जहां पर हम देखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सब मिला के दिया गया होता है। 11th के मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो मतलब कि लेवल, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखेगा, वैसे भी आप लोग कहाँ देखोगे, बट जब वहां पे हम लोग जानते हैं, वहां पे एक इक्वेशन से लाखों सवाल पूछे गए हैं भाई, पूछे जाते हैं, इजी कैटेगरी का आता है, वहां से हमारे पास से पूछ लिया जाता है। मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग थोड़ा बन जाता है अगर हम थोड़ा और सोचते हैं। तो मतलब कि हम इक्वेशन जो मांग रहा है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जिस चीज की डिमांड हो रही है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चांस नहीं बनता हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता है। अब आपके दिमाग में आ गया कि भैया हमने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया और हमें यहाँ पर एक दिमाग आ रहा है मतलब दिमाग तो पहले से ही था, मतलब कि अब सोच पा रहे हैं कि जब इक्वेशन को हम बैलेंस तभी बोलते हैं, ये इक्वेशन गलत क्यों बोली जाती है, क्योंकि भैया बैलेंस नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं या फिर हम इक्वेशन को बैलेंस, ये इक्वेशन अभी बैलेंस होती तो हम इस इक्वेशन को गलत ना कहते भैया। सो दैट्स, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। डिफिनेशन क्या बनती है, ये डिफिनेशन तो हम खुद जान गए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। वैसे यहां पर मैं बताता हूं, रुक जाओ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम इक्वल ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अब आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाता एग्जाम में, वो आपको इक्वेशन देगा, 3-4 इक्वेशन देगा, सीधा बोलेगा कि इसको बैलेंस करो, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कई सारे मेथड्स, मैंने बोला मार्केट में कई सारे मेथड चल रहे हैं, बट यहाँ पे मैं देखता हूँ एक मेथड a + b2, मतलब कि इसको एक बार बैलेंस करते हैं। तो मैं सीधा कुछ स्टेप्स बताऊंगा, पहले उस पर ध्यान देंगे, ठीक है।
वैसे मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ डायरेक्ट कि आप ये भी करके कर सकते हो, मैं वही बताता हूँ, ठीक है, जैसे आपको इजी लगेगा। है ना, देखो a प्लस बी टू ए बी है भैया, b के दो, b का एक है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ए बी को, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनती है, a प्लस बी टू ए टू ए बी, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2ab। तो अब भैया हमें तो सब दिख रहा है, लेकिन क्या भैया हमने बैलेंस कर दिया, अब हम नाचने कूदने लगे, हंसने लगे, जो भी हो, लेकिन इक्वेशन तब पे भी गलत है भैया। कैसे, अब तुम मुझे बता रहे हो कि भैया b, अभी तुमने बोला कि भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है 2ab बन गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने बोल दिया इक्वेशन अभी भी गलत है। तुम फिर सोचोगे कि हाँ इक्वेशन तो गलत लग रही है, क्योंकि अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो a भी में a 2 हो जाएगा, b तो 2 हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड भी b2 है और प्रोडक्ट साइड भी b हमारा 2 हो जाएगा, बट a तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, a हमारे पास 2 है, 2 हो जाएगा, लेकिन a इधर हमारा एक ही है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, 2 से a में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a 2a प्लस b 2ab। अब बताओ रिएक्शन सही है कि नहीं। अब अगर कोई बोले कि रिएक्शन गलत है तो बोलना भाई इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, अगर आपके दिमाग अगर भगवान ने और दे रखा है तो कृपया उसका यूज़ करके इस इक्वेशन को गलत करके दिखाओ। बस यही होता है बैलेंसिंग। जब हम एक एक एलिमेंट को देखना स्टार्ट कर देते हैं, एक एक एटम्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये अलग अलग एटम को हम जब देखना स्टार्ट कर देते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड को, हम उस पे बैलेंसिंग पे ध्यान देते हैं। फिर जब कोई अनबैलेंस्ड होता है तो दूसरे एटम में बैलेंसिंग का काम देते हैं, बैलेंसिंग पे ध्यान देते हैं, तो उससे हमारे इक्वेशन बैलेंस्ड होता जाता है। लाखों मेथड आपने देखे होंगे, बट मुझे यही सिंपल लगता है, लाइक दैट। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जब मैंने एग्जाम्पल लिया था जब समझाने के लिए पहले लेक्चर में, किस चीज़ का, Mg और ऑक्सीजन का, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, जब जिसे हमें मिलाकर क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो मैंने लिया Mg प्लस O2, क्या बनता है मिलके, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भैया, मान लिया आपकी बात। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो अलग अलग एटम है, एक पूरा मैग्नीशियम, ठीक है भाई, एक ये है और एक O2 है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बोल दिया कि एटम्स LHS मतलब रिएक्टेंट साइड और RHS मतलब प्रोडक्ट साइड। तो हम जैसे लिख सकते हैं, हमारे पास दो एटम है, Mg है और ऑक्सीजन है, Mg और ऑक्सीजन। तो LHS में Mg 1 है, इधर भी 1 है, O2 हमारे पास 2 है और इधर 1 है। सिंपल सी बात है, ये दिया गया है, ये दिया गया है कि LHS में हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ Mg 1 है, मतलब हमारे पास Mg तो बैलेंस दिख रहा है, LHS भी 1 है, RHS भी 1 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन में हमारे पास 2 है, ये 2 है, बट यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सी बात है, हाँ भैया, क्योंकि जब हम इसको Mg RHS में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास RHS में Mg का एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, मतलब कि एटम्स बढ़ जाएंगे, हमारे पास 2 Mg हो जाएंगे। हाँ भैया, हमें दिख रहा है साफ साफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे मैं लिख देता हूँ, फिर क्या होगा, Mg और O, है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, एंड फिर इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें देखते जाना है कि हमने O को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा Mg 2 हो जाता है। तो हम इक्वेशन को यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप हमने किया, ये फर्स्ट स्टेप था और ये सेकेंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप जब किया तो उसके बाद इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, Mg प्लस O2, है ना, क्या हो गया, 2MgO, है ना। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था। जब हम सेकेंड स्टेप कर रहे हैं, जब हम सेकेंड स्टेप किया तो Mg में LHS साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2Mg प्लस O2 2MgO,
क्या इक्वेशन बैलेंस नहीं है? भैया इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड है। तो ये क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब भैया ये सब करना जरूरी था? एक सिंपल वे में बात करते हैं, ठीक है? तुम भी सोचने स्टार्ट कर देना खुद से। मैंने बोला फिर ये एग्जाम्पल लिखते हैं Mg + O2 MgO, ठीक है? हाँ भैया, अब यहाँ पर देखना है कि Mg एक है, ऐसे जल्दी जैसे मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पर Mg एक है, O2 2 है, O2 एक है। चलो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इक्वेशन फटाक से लिख लो, Mg + O2 2 MgO। हाँ भैया ये हो गया। अब मैंने बोला कि 2 MgO हो गया, तो अब आपको दिखेगा भैया ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन Mg हमारे पास 2 हो गया, तो सिंपल सी बात 2 से, फिर इधर Mg में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 Mg + O2 2 MgO, इक्वेशन बैलेंस्ड। तो ये आप जल्दी से सोच सकते हो अगर आप एक डिफरेंट एटम्स को लेते हो, ठीक है? जैसे Mg लिया, O2 लिया, तो पहले ऑक्सीजन में हमें 2 दिख रहा था, उधर नहीं दिख रहा था, तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया। फिर हम देख लेते हैं कि क्या अनबैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फिर हम उसे बैलेंस कर देते हैं रिएक्टेंट साइड से। तो ये होता ही बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब एक भैया Mg तो ध्यान गए, है ना? कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि हम एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखना तुम, ठीक है? Zn + H2SO4 को रिएक्ट करवाया ZnSO4 + H2, है ना? ये मिला हमारे पास। क्या अनबैलेंस्ड है ये पहले देख लेते हैं। पहले हम Zn की तरफ देखते हैं। भैया Zn 1, ठीक है? यहाँ पे H2SO4 है, बट अलग अलग एटम को देखना है, तो पहले H2 देख लो। हाँ भैया H2 तो है। SO4, हाँ भैया SO4 भी है, मतलब S भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे, है ना? और इधर भी ऑक्सीजन 4 है, मतलब बैलेंस्ड। तो अलग अलग आप मतलब Zn देख लिया, फिर H2 देख लिया, फिर S देख लिया, फिर O देख लिया, है ना? ये चारों आप देख लोगे बैलेंस देखने। जैसे Zn देखा, हाँ भैया यहाँ पे एक ही है, यहाँ पर भी एक है। H2 भैया 2 है, ठीक है? S एक है, S एक है, O 4 है, O 4 है। बस ऐसे देखना है अलग अलग का। तो ये होती है बैलेंसिंग। तो अभी तक हम जो 17-18 मिनट पढ़ा वो सिर्फ बैलेंसिंग थी। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में दूंगा मैं, मतलब कि वहाँ पर नोट्स में मैंने रीजनिंग क्वेश्चन मतलब सॉरी एस्ट्रेशंस बेस्ड क्वेश्चन वेरी शॉर्ट लॉन्ग डाला है, ठीक है? तो वहाँ पर आप देखोगे तो बैलेंसिंग के क्वेश्चन हैं जब आप नोट्स देखोगे। अभी मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिखा रहा होगा नोट्स, क्या लिखा था उन्होंने पता नहीं, जो भी हो, ठीक है? तो ये होती है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है? अब हम जान गए बैलेंसिंग, ठीक है? अब हम जान चुके हैं बैलेंसिंग क्या होती है। बैलेंसिंग के जानने के बाद हम टाइप्स में जब जितने भी एग्जाम्पल लिखेंगे वो विदाउट बैलेंसिंग नहीं लिखेंगे। अब हमें आदत डालनी है कि जितनी भी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखने के बाद बैलेंस चेक करेंगे, बैलेंस है इक्वेशन की नहीं। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो कुछ भी करने से पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है? हाँ भैया, तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ। तब तक के लिए एक मैं आपको देता हूँ और, ठीक है? आप उसे ज़रूर सॉल्व करियो। ये ज़रूर बैलेंस करना है। H2 + Cl2 क्या देगा? HCl। ये बैलेंस करना बहुत ईजी है, ठीक है? कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत लोगों ने ऐसे ही बोल दिया होगा क्या करना है, ठीक है? चलो इरेज करता हूँ मैं इसे, फिर क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। भैया देख रहे हो भाई, गर्मी और पसीने भी, फैन ऑन तो कर लूँ बट इतना आवाज़ जाएगा आपके पास। चलो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं भैया? कितने भी प्रकार के बना लो यार, बहुत सारे रिएक्शन होती हैं, बट 10th में क्या पढ़ना है ना। आओ बात करते हैं, लिख लेता हूँ कुछ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 ही होने चाहिए मेरे हिसाब से। लिखते हैं, लिखते लिखते याद आ जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये 4 तो मेन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और एक और जानेंगे हम लोग, रेडॉक्स, जो कि नहीं है बट जान जाएंगे। जब हम ये जान जाएंगे तो ये भी जान जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेडॉक्स। भैया ये तो हमें पता है, मानता हूँ भाई, मैंने कब बोला तुम्हें नहीं पता, तुम मेरे से तेज हो तुम यार, इतना ना, है ना। चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपल से वे में बात करते हैं कि जब 2 चीज़ कंबाइन होकर एक चीज़ बना ले, जब 2 चीज़ कंबाइन होकर एक चीज़ बना ले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वही होता है। A + B के टर्म में समझते हैं, जैसे हमने अभी तक सारी इक्वेशन को समझते आए हैं। मैंने बोला था A + B को जब हम मिलाते हैं तो AB बनता है, ठीक है। कुछ भी कर लो, A + C को मिलाते हैं AC बनता है, A + D को मिला रहे हैं AD बनता है। तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ भैया, नज़र तो पूरा आ रहा है कि आप ये बता रहे हो कि A को B करने पे AB बनता है, A को C करने पे C बन रहा है, AC बन रहा है, A को D करने पे AD बन रहा है, A को जिसके साथ कर लो भैया ये बनना है। तो हमने यही जान रहे हैं देख के, लेकिन आप फालतू काम करा रहे हो। मतलब कि यार ऐसा मत बोलो, तुम फालतू बोल रहे हो। देखो मैं ये समझाना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है भैया, AB AC AD, हाँ मान लिया आपको यही दिख रहा होगा क्योंकि और कुछ है ही नहीं। और भैया मुझे अभी ये दिख रहा है कि आपने एक ब्रैकेट बनाई है तो वो भी दिख रहा है, और भैया हमें ये बोर्ड भी दिख रहा है, हमारे पास ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, मानता हूँ। लेकिन अभी मैंने जितना पूछा आपको ये दिख रहा है कि भैया हमें ये दिख रहा है कि अगर अब हम सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हो ना मतलब क्या, जब हम A + B को मिला रहे हैं तो एक ही चीज़ मिल रहा है, A को +C के साथ मिला रहे हैं तो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, A को D के साथ मिला रहे हैं तो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। और यही सब एग्जाम्पल किसका है भैया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ भैया, हम ये जान पा रहे हैं इस एग्जाम्पल से कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 से ज़्यादा जब रिएक्टेंट रिएक्ट हो बट वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें, सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या फिर फॉर्म करें, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा बन सकता है भाई, आपके एनसीईआरटी में दिया है, अभी दिमाग में आया मेरे, कि यहाँ से एक रिएक्शन बहुत फेमस होती है जिससे क्वेश्चन बड़ा इंतजाम, मतलब बड़ा अच्छा सा पूछ लेता है। कैसे? स्लेट लाइम आपको पता होगा, है ना, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भाई स्लेट लाइम का मतलब जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है ना। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि एक एक्स एलिमेंट है जिसे, मतलब कि एक एक्स मतलब कि एग्जांपल देखें कि ये एक एक्स कंपाउंड है, ये क्या कर रहा है, वाइट वॉशिंग के काम आता है, वाइट वॉशिंग प्रोड्यूस करता है जो कि वॉल्स और हर जगह काम आता है। तो यहाँ पर x का एलिमेंट बताओ, क्या x का नेम बताओ क्या होगा वो x, और उसकी पूरी इक्वेशन लिखो।
जो कि एक क्वेश्चन बहुत बन सकता है, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो अभी फटाक से ध्यान आया कि ये एग्जाम्पल बहुत तगड़ा है, बट मैं इसे एक्टिविटी में लेने वाला हूँ। एक्टिविटी जब मैं कराऊंगा तो वहाँ पे ये रिएक्शन लूँगा, क्यों ऐसा होता है, क्यों ये वाइट वॉशिंग, ये सब सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस वजह से बोला अभी हम टाइप्स पे फोकस करें, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है। तो यहाँ पर डिफिनीशन क्या बन सकती है, पहले देसी भाषा में लिखते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे आप भैया देसी लिखाना छोड़ दिए हो। बिल्कुल नहीं, देसी में ही लिखेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को क्या लिखते हैं भाई हिंदी में, चलो इतना तो आपको आता होगा। रिएक्टेंट, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हैं और हमें सिंगल से याद आ रहा है कि बहुत लोग सिंगल हैं, बहुत लोग भैया सभी सिंगल हैं, भैया आप नहीं हो। अरे ऐसे यार तुम दुखती नस पे हाथ रख देते हो। इधर देखो, तुम रिएक्ट कराते हैं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम मुझे ही टोट मार रहे हो। शर्म नहीं आ रही होगी ना बैठे बैठे। चलो इधर ध्यान दो, पता नहीं कहाँ से लिख दिया इसे। रिएक्ट कराते और हमें सिंगल, अरे मत बोल भाई सिंगल बार बार, प्रोडक्ट देता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। भैया राइटिंग तो गजब लग रही है, क्या बोलो लक्ष्मियों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है। तुम ही बताओ राइटिंग अच्छी है कि नहीं, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बस आपकी तरह नहीं हो सकती है प्रभु, ठीक है, बट हाँ अच्छी है। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हैं और हमें सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आ जाओ भैया, जो ज़रूरी है वो हिंदी में तुम लिखवा लेते हो, इंग्लिश में सुनना नहीं होता है, बट इंग्लिश ही सुनना है कि इन विच वन और मोर रिएक्टेंट combine to form, नहीं पढ़ूंगा आपकी ये, तुम पढ़ लेना। प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन है ना। तो इन विच टू वन और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म एक प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे भैया आपने ये एग्जाम्पल बताया, तो एक एग्जाम्पल जो इतनी देर से हम बैलेंस करते चले आ रहे हैं, Mg + O2 MgO। वैसे एग्जाम्पल मुझे नहीं बताना चाहिए, एग्जाम्पल आपको तुरंत टाइप कर देना चाहिए कि अगर मैंने इस डिफिनीशन को ऐसे पढ़ लिया है तो क्या रिएक्शन होगा। जैसे कि जहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा होगा वही सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे, ठीक है। जहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल रहा होगा वही हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे। तो अब फटाक से क्या करना है कि ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अब मैं आगे कोई भी एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा। अब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसी डिफिनीशन है तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा जहाँ पर ये प्रोडक्ट या फिर इतने प्रोडक्ट या फिर किस प्रोडक्ट को डिस्प्लेस करके ये प्रोडक्ट बनना है। जैसे जैसे डिफिनीशन आएंगी आपको खुद सोचकर कमेंट में बताना है। तो फटाक से क्या करना है, इसका एक एग्जाम्पल और बताना है, ठीक है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। जगह तो बची नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इतना टाइम ले लेते हैं, मतलब जगह ले लिया, चलो कोई नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा। मतलब कैसे भैया, अब मैं इस इक्वेशन को उल्टा कर देता हूँ। भैया इक्वेशन को क्या हम उल्टा कर सकते हैं, इक्वेशन के काट सकते हैं आप उस पर, हाँ भैया आराम से काट सकते हो, बट 11th ये सारी चीज़ें आती हैं थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब हम उल्टा लिखेंगे तो आप बोलोगे भैया ए बी क्या हो जाएगा, a + b। हाँ क्या दिख रहा है आपको भैया, हम ये देख पा रहे हैं कि अब हमारे पास, तुम कुछ खुद बता रहे होगे अभी कि भैया हमारे पास रिएक्टेंट 1 दिख रहा है, प्रोडक्ट 2 दिख रहा है ना। रिएक्टेंट 1 और प्रोडक्ट 2 दिख रहा है।
हाँ भैया, तो ये क्या होता है भैया, रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दो, मतलब भैया अब हम सोच पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं भैया, अब हम ये सोच पा रहे हैं कि जहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिले ना, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिले, सॉरी एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, उसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना भैया। हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ये भी तो बोल सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होकर हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट दे, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट हो, वो दो या दो से ज़्यादा में टूट जाए, उसे भी हम मतलब हमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दिख रहे हैं एक रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से, उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन हम ये भी तो बोल सकते हैं जहाँ पर एक ही रिएक्टेंट हो और कई सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर हमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाए एक रिएक्टेंट से, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो आप कोई भी डेफिनेशन बना सकते हो, बनाना आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा नहीं है, आपकी इच्छा है। तुम समझे? नहीं समझे, मैं समझ गया कोई बात नहीं। चलो, क्या हमने बोला कि भैया एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में जाए, और या फिर हमें दो या दो से ज़्यादा एक रिएक्टेंट के रिएक्ट होने से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या फिर किसी भी रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एक ही रिएक्टेंट है लेकिन वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। भैया हमें दिख रहा है हमारे बुक में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी टाइप्स होते हैं, आप नहीं पढ़ाओगे क्या? विचार तो नहीं है पढ़ाने का, बट आप कह रहे हो तो पढ़ा देता हूँ। भैया मैंने कहा ही नहीं, मतलब मैंने सोचा ही नहीं, अरे कोई बात नहीं यार, अब है तो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? याद रखना क्या, आपको खुद सिंबल बता दूंगा, आप जान जाओगे कि वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे लिखा जाए यार, यहाँ पे लिखते हैं, दिखेगा ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक, और तीसरा होता है फोटोलिसिस। ये 3 प्रकार के हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। ये 3 रिएक्शन हमारे पास एग्जाम्पल में यही सीधा, या मैंने क्या बोला था, आप खुद तुरंत ही जानते ही डिफिनीशन एग्जाम्पल टाइप कर दिया करोगे ताकि उससे आपको याद रहे। तो ये क्या होता है कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोसिंथेसिस। थर्मल में जब आपको हीट का सिंबल दिखे ना ट्राइंगल शेप में, तो समझ जाना वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। अगर वो नेम पूछ रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कौन सा टाइप है, तो वहाँ पे थर्मल। इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से जब कोई भी रिएक्शन ब्रेक डाउन हो रही हो, मतलब रिएक्टेंट साइड तो हमारा ए बी रहेगा, अगर वो A+B हो रहा है, टूट रहा है, तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रोलिटिक यूज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहेगा कि अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई रिएक्शन लिखी है, तो यहाँ पे जैसे बोल दे कि इलेक्ट्रोलिसिस, वो लिखा रहेगा, तो आपको बता देना कि वो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फोटोलिसिस क्या होता है कि ये फोटोलिसिस क्या होता है कि फोटोन्स नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, हम ये जो कैमरे के लिए जो हमारे पास AGCL वाला एग्जाम्पल होता है ना, जो कैमरेस के फोटोग्राफी वहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, वो रिएक्शन हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। आपके इसमें एक रिएक्शन दी गई होगी AGCL वाला, AGCL किस में ब्रेक डाउन होगा वो आपको खुद बताना है, ठीक है। तो जब आपको दिखे AGCL, यही होता होगा शायद, है ना, तो वो क्या होता है, फोटोलिसिस होता है। तो थर्मल में हीट का सिंबल आपको दिखे, जैसे मैंने बोल दिया AB है, ये हीट के वजह से A+B में जा रहा है ना, हीट के वजह से, तो ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक के लिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रोलिसिस, अब हीट में ये भी लिख सकता है कि 250 केल्विन से 300 केल्विन तक, है ना, या फिर 300 केल्विन से 312 केल्विन तक, जो भी लिख दे वो सब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है। इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रोलिसिस लिखा होगा, फोटोलिसिस में आपको पता है कि जहाँ पे, वैसे ये मेन नहीं है फोटोलिसिस वाला, ठीक है। इसका मैं एक एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ एक्टिविटी वाले में।
ठीक है, तो मैं समझा दूंगा। तो रिएक्शन एग्जाम्पल पे इतना जोर मत देना। थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक आपको पता ही है। अब फटाक से याद आ गया होगा कि भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डिफिनेशन, अब जगह तो है नहीं है, इरेज करेंगे, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता चल गया होगा कि जहाँ पर एक रिएक्टेंट, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं डिफिनेशन, कि इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, या फिर इन विच वन रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इस कॉल्ड एन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज एंड करूँ तो क्या हो सकता है, देखो, इन विच वन रिएक्टेंट react to form two or more product is called decomposition reaction। समझ में आया? हाँ भैया, अब एग्जाम्पल आपको खुद बताना है। तो ये होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम किस पे, इसको इरेज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो बात करते हैं किस चीज़ की, अब यहाँ पे सारे कवर हो जाएंगे हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट पहला, डबल डिस्प्लेसमेंट तीसरा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है ना आपका, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, डोंट वरी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है कि जहाँ पर लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है हाई रिएक्टिव के द्वारा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट displaced by high reactive element that's called displacement। तो in which less reactive element displaced by high reactive element that's called an displacement reaction। कैसे भैया, अब एक एग्जांपल लेते हैं, A है और यहाँ पे BC है, रिएक्ट करवाना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। जैसे कि मैंने बोल दिया कि B क्या है, A से लेस रिएक्टिव है, मतलब B लेस रिएक्टिव है A से, मतलब A क्या हुआ, हाई रिएक्टिव हुआ। तो A क्या करेगा, C की जगह आके ले लेगा, B को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा AC + B। तो जब हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है उसकी जगह से, तो वो क्या होता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया था Zn + H2SO4। ये रिएक्टिव कैसे जानेंगे कौन सा हाई है, कोई ना, रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता दूंगा आने वाले समय में, मतलब कि अगले लेक्चर में। क्योंकि वैसे रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में ज़रूर पढ़ लेते हैं पूरी, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में आती हैं। तो ये जैसे कि मैंने बोला कि H2 क्या होता है, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ोगे ना, तो Zn क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है, मतलब कि Zn ऊपर आता है सीरीज़ में, H2 नीचे आता है Zn के, तो Zn क्या हुआ, हाई रिएक्टिव हुआ। और H2 क्या होता है, मॉडरेट में आता है, ये तो हाई रिएक्टिव में, और H2 हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव, लेस नहीं बोल सकते हैं, लेस यहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि Zn से कम है। तो ये क्या करेगा, यहाँ इसको लात मारेगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 + H2, बोलेगा बाहर जा भाई, मेरे अब बोला, ऐसा होता है। एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, H2SO4 आज के कलयुग में अब चल रहा होगा, बहुत लोग अभी होंगे 10th में कि भाई है ना, ऐसा है। तो अब H2SO4 क्या करती है, ठीक है,
कि मुझे अब Zn पसंद आ रहा है, H2 नहीं, तो Zn SO4 क्या करेगा, Zn के पास जाएंगी, H2 को बाहर मतलब कि ब्रेकअप हो जाएगा, तो Zn SO4 बनेगा, यहाँ पे पैचअप हो रहा है और H2 का ब्रेकअप हो रहा है। समझ में आया भैया? ये लॉजिक बड़ा समझ में आता है। अरे ये नहीं समझ में आया जब मैंने बोला कि Zn H2 को लात मार दे रहा है, Zn SO4 H2 को बाहर निकाल दे रहा है, SO4 चला जा रहा है, क्योंकि Zn क्या है, H2 से हाई रिएक्टिव पे आता है। हाँ भैया समझ में आया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि इन विच in the reaction इसकी डिफिनेशन ऐसे नहीं, आयन का एक्सचेंज होता है यहाँ पर, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन followed, that's called an double displacement reaction। ठीक, वो क्या होता है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज होगा, है ना। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, या बढ़िया एग्जाम्पल सोचते हैं जहाँ पर हमें दोनों चीज़ देखने को मिल जाए। एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, Na2SO4 और HCl, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, जब रिएक्ट करवाए ना तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होगा। मतलब कि Na2 क्या होता है, प्लस होता है, SO4 माइनस होता है, H हमारा प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो आयन का एक्सचेंज होगा। मतलब Na2 अब Cl के साथ चला जाएगा, H प्लस SO4 के साथ चला आएगा। तो यहाँ पर जब हम आयंस का एक्सचेंज देख रहे होंगे तो आपको सिंपल सा, जब आप एग्जाम नोट्स में मैंने कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं, लिखे हैं वहाँ पे, तो जब आप उसे सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है, आयन का एक्सचेंज देखा है, आपको देखना है कि हमारे पास दो कंपाउंड है, एक Na2SO4 HCl, तो यहाँ पर एक्सचेंज होकर क्या बनेगा, जैसे क्या बनेगा, NaCl प्लस H2SO4। कुछ लोग ध्यान देंगे, कुछ लोग ध्यान देंगे, सीधा बोलेंगे कि भैया आपने बोला कि आदत डाल लेना है बैलेंसिंग की, तो हमें याद आया कि यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से हम एक बार बैलेंसिंग पे ध्यान लेंगे यहाँ पे। तो Na2SO आयंस का एक्सचेंज हो गया, तो हमारे पास क्या बनता है, NaCl और H2SO4। तो हमें देखना है क्या क्या हमारे पास बैलेंस्ड है, SO4 बैलेंस्ड है, H2O बैलेंस नहीं है। तो जब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, जब हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, देखो पहले हम एक एक करते हैं ना, पहले हम रिएक्टेंट साइड नहीं, जैसे आपको सिखाया कि प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं। तो Na2 हमारे पास 2 है, SO4 2 है, SO4 हाँ सेम है, लेकिन यहाँ पर H हमारे पास 2 है, H हमारे पास यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर एक ही है। लेकिन हम पहले Na2 पर देख लेते हैं, Na2 बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, फिर से Na2SO4 प्लस HCl। वैसे आपको ये बार बार लिखना नहीं होता, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी ध्यान से दे सकते हो। तो Na2SO4 प्लस HCl, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 NaCl हो गया, तो मतलब 2 Na हो गए, तो Na तो 2 हो गए, Cl हमारे पास अनबैलेंस हो जाएगा, या क्योंकि Cl एक था, यहाँ पे एक था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गए, तो 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4, मतलब यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na2SO4 प्लस 2 HCl क्या हो गया, 2 NaCl प्लस H2SO4। अब क्या इक्वेशन बैलेंस नहीं है भैया, बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल आप बताओगे, मैं सिर्फ सिंपल सा बताता हूँ क्या होता है इसमें। देखो कोई भी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का रिमूव होना, सॉरी ऑक्सीजन का ऐड होना, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीजन का रिमूव होना, जहाँ पर आपको ये दिख जाए
समझ जाना, वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब अगर जहाँ किसी रिएक्शन में भैया ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जैसे मैंने बोल दिया AO है प्लस B है, रिएक्शन होने के बाद A प्लस B O बन रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन है, ये O समझ लो ऑक्सीजन है। भैया यहाँ से जब रिएक्शन हुआ तो O हट गया, और यहाँ पे जब रिएक्शन हो गया तो O ऐड हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया तो ये हमारे पास रिडक्शन हुआ। B से BO में गया तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया। बोलो समझ में आया? हाँ भैया पूरा समझ आया। तो ये होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन का ऐड होना एंड ऑक्सीजन का रिमूव होना। अब सिंपल सी बात, अगर ये दोनों चीज़ एक ही रिएक्शन में हो रही है तो उसे हम लोग रेडॉक्स बोल देते हैं। ये 11th में पूरा एक अलग सा चैप्टर ये रेडॉक्स का, ठीक है ब्रो। देख रहे हो गर्मी, पसीने से पसीने, पसीने से पसीने, है ना, कोई बात नहीं, इतना चलते हैं। तो ये था आज का, ठीक है। वीडियो मैं ज़्यादा 35 ही तक होती पिछले क्लास की तरह। अभी नहीं यार, आगे और सिलेबस बढ़ेगा तो 1 घंटे तक की वीडियो हो जाया करेंगे, तो कोई बात नहीं, आदत धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग है तो पड़ जाएगी बैठने की। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और जो बताया। तो ये थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास 2 लेक्चर और लूँगा इसका। 2 लेक्चर लेने के बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है। और नोट्स आपको दे दी जाएगी आखिरी क्लास के उसमें, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। नोट्स आपको देता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के आप सोचोगे ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, जब आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये पढ़ा है, ठीक है। तो इसी के साथ भाई और लक्ष्मियों को मेरा नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर और बस भाई, अच्छे से समझा दूंगा 2 लेक्चर, फिर उसके बाद आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारा वो 11th का भी 12th का भी तो देखना पड़ता है। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, लव यू ऑल।